हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज यूपीएससी 2022 का मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है और पहला पेपर 9 से 12 मतलब मॉर्निंग में 9 बजे से 12 बजे के शिफ्ट में एसए का पहला पेपर हुआ है। तो आज हम लोग देखते हैं, देखिए पिछले साल से अगर कंपेयर करें 2021 के एसए के पेपर से कंपेयर करें तो इस साल का पेपर कंपेरेटिवली आसान था, इजी पेपर था। लेकिन उस साल के कंपेयर में इजी था। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को कितना इजी लगा वो पेपर देके आने वाले लोग भी बता पाएंगे। लेकिन हम लोग एक बार देख के समझते हैं कि इस बार पेपर में यूपीएससी का विजन क्या था। इस बार के पेपर ने सबको चौंका दिया। हर बार हम देखते थे कि फिलोसफी बेस्ड ऐसे पूछे जा रहे हैं, या हर बार हम देख रहे थे कि अलग तरह के पैटर्न पे ऐसे है। इस बार का ऐसे ऐसा है कि जनरली सीरियस तैयारी करने वाला या थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा सोचने वाला हर बच्चा हर ऐसे को अटेम्प्ट कर सकता है। तो आइए एक एक ऐसे को देखते हैं, समझते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इन ऐसे को अटेम्प्ट करने समय हमारे रीजंस क्या होने चाहिए, किस तरीके से हम इन ऐसे को अटेम्प्ट करें। तो देखिए, सबसे पहला ऐसे आपके पास है कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, और जनरली मैं भी अगर मेंस दे रहा होता या जो भी मेंस देंगे तो सबसे आसान ऐसे में ये लगेगा कि आर्थिक समृद्धि। अब सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है। ठीक है, अब हम यहीं से लिखना अगर शुरू करते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर हमारे नेशनल इनकम में और पर कैपिटल इनकम में ग्रोथ देखी जाती है तो हम उसको आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अब इस आर्थिक समृद्धि को आप समझाइए। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अगर ब्रेक करें तो यह है कि इस आर्थिक समृद्धि को हासिल करने में, मतलब हमारे पर कैपिटल इनकम को बढ़ाने में, हमारे जीडीपी को बढ़ाने में किस तरीके से वन सर्वोत्तम प्रतिमान हो सकते हैं, मतलब वन के क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप जलवायु परिवर्तन से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रॉफिट कैसे वन के अन्य चीजों से हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, वन से अन्य चीजों को कैसे हम वहां पे वन के क्षेत्रों में हम कह सकते हैं कैसे पर्यटक को हम बढ़ाते हैं, या और भी सेक्टर से कैसे आप उनको कनेक्ट कर पाते हैं। और आप बेहतर तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं कि वन किस तरह से समृद्धि, मतलब हमको बस एक्सप्लेन करने के पहले भाई आर्थिक समृद्धि क्या होती है। सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि को हमें एक्सप्लेन करना होगा कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है। ठीक है, और इस आर्थिक समृद्धि को हासिल करने में वन किस प्रकार से सर्वोत्तम प्रतिमान होंगे, मतलब वनों का प्रयोग हम किस तरीके से सर्वोत्तम तरीके से करें कि हमको आर्थिक समृद्धि मिल पाए और वन उसमें सहायता करें। ठीक है, तो थोड़ा सा जैसे ही आप क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन देखने में लग रहा होगा कि क्या टफ से पूछे, 1000-1200 सब लिखना होता है। 15-20 मिनट सोचिए, हर एंगल को आप सोचिए कि सबसे पहले आर्थिक समृद्धि के बारे में बताना है, फिर आर्थिक समृद्धि का रिलेट हमारी इकोनॉमी से करना है, फिर उसी इकोनॉमी को हमको कनेक्ट करना है आने वाले प्रॉफिट से। अब देखिए, लाभ का मतलब सिर्फ हम जो लाभ का मतलब सिर्फ रुपया में मापते हैं वो नहीं होता है। जैसे हमें स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बहुत ज्यादा हमको एयर प्योरीफायर के ऊपर खर्च करना पड़ता है, अगर वन हम ज्यादा करेंगे तो एयर प्योरीफायर के ऊपर नहीं खर्च करना पड़ेगा। सूखे के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे देने होते हैं, सूखे को हमें अगर वन रहेंगे तो वन आप जानते हैं वर्षा का कारण भी होता है, तो सूखे में हमारे खर्चे कम होंगे। ऐसे बहुत सारे कारक आप जोड़ के लिख सकते हैं आंसर में, तो आपका एक बेहतर आंसर इसके बारे में हो सकता है। ठीक है, आइए हम अब दूसरे एस्से की तरफ चले कि दूसरे एस्से में आपसे यूपीएससी ने क्या पूछने की कोशिश किया है। ठीक है, तो दूसरा एस्से है कवि संसार के अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। वाह, क्या एस्से, मतलब बेसिकली थोड़ा सा साहित्यिक ये एस्से है, साहित्य का एस्से है कि कवि किस तरह। अब देखो विधायक का क्या काम होता है, जरा अब बैठो कि विधायक कौन होते हैं। विधायक वो होते हैं जो अपने समाज का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, विधायक वो होते हैं जो लेजिस्लेचर में या जो विधायिका में बैठ के कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब कनेक्ट करने की ये कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जो विधायक होते हैं वो संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं, मतलब संस्कार क्यों कैसे मान्य विधायक होते हैं। तो आप अब यहाँ पे प्रेमचंद को उठाइए। प्रेमचंद ने किस तरह से, अगर हम सिर्फ प्रेमचंद को समझते हैं तो उस समय के इतिहास को हम समझ लेते हैं कि प्रेमचंद ने अपने समय के अपने नाटकों, अपने उपन्यासों, अपने साहित्यकारों के माध्यम से कैसे उस समय के इतिहास को समझाने की कोशिश की है। आप इसी तरीके से हमारे राष्ट्र कवि महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का एग्जाम्पल उठा सकते हैं। तो और कवियों के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है, उन कवियों का हमारे राष्ट्र चेतना में क्या योगदान होता है, किस तरीके से वो संसार का प्रतिनिधित्व करते हैं, किस समय से अपनी समस्याओं को उठाते हैं। जैसे अभी कोई समस्या आ रही है तो कवि ही तो होता है जो सामने आता है, कवि का काम होता है कि समस्याओं को उठाना। हम तो उस स्कूल के हैं, कवियों की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर ने तो सामने बैठकर कविता पढ़ी कि संघासन खा लेगी और जनता आती है। तो कवि वो होता है जो अब वर्तमान पीढ़ियों के लिए भी क्या करता है, एक मार्गदर्शक बनता है और आने वाली पीढ़ियों को भी सचेत करता है और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाता है। ठीक है, वो कवि का कार्य होता है कि कवि किस तरीके से आने वाली पीढ़ियों को भी, आज भी हम कबीर को पढ़ें तो कबीर को पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि
किस तरीके की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। आज भी हम तुलसी जी को पढ़े, हमें समझ में आ जाता है कि क्या भाषा, क्या चीजें होनी चाहिए। तो कवियों ने किस तरीके से वर्तमान की पीढ़ियों को तो रास्ता दिखाया ही, आने वाले भविष्य को भी रास्ता दिखाया, और वो रास्ता दिखा रहे हैं। हर समस्याओं पे कैसे वो प्रखर होके बोल रहे हैं, मुखर होके बोल रहे हैं, इन सब बातों को आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, तीसरे ऐसे की तरफ हम आते हैं। तीसरा ऐसे इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। अब देखिए यहाँ पे इतिहास, हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा सोचने वाला ऐसे ये है कि इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के, मतलब जो साइंटिफिक मनुष्य है, अभी अभी जो मनुष्य वो वैज्ञानिक मनुष्य है कि रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। अब सबसे पहले एक शब्द आ गया रूमानी। रूमानी क्या होता है? अगर रूमानी आप डिफाइन कर ले जाते हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। अगर रूमानी आप डिफाइन नहीं कर पाते तो आपके लिए रास्ता अभी भी कठिन है कि रूमानी क्या होता है। तो रूमानी देखिए देखिए जो साइंटिफिक रिसर्च शुरू होते हैं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान का जो पहला चरण होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास में जो वर्तमान दशक चल रहा है, इसके मतलब 5वें दशक तक, मतलब वर्तमान जो शताब्दी चल रही है, वर्तमान जो शताब्दी चल रही है उसके 5वें दशक तक का जो समय था उसको हम रूमानी समय के नाम से जान सकते हैं। तो किस तरीके से वर्तमान का वैज्ञानिक मनुष्य जो है वो रूमानी मनुष्य के ऊपर विजय हासिल करता जा रहा है, इस बारे में आपको लिखना था। अब देखो कितना सिंप्लीफाइड कर दो कि रूमानी मनुष्य के ऊपर वर्तमान का वैज्ञानिक मनुष्य किस तरीके से विजय हासिल करता जा रहा है। अब आप चले जाइए एंशिएंट ईरा में, एंशिएंट ईरा से आ जाइए मॉडर्न ईरा तक। हर एक बार हमने कैसे सीखा, हमने आर्ट को कैसे सीखा, हम मेडोल में आए तो हमने कलाओं को कैसे सीखा, हमने विज्ञान को कैसे सीखा, हमने साहित्य को कैसे सीखा, हमने इतनी टेक्नोलॉजी को कैसे सीखा। हम दुनिया पहले जानते थे पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सूर्य इसके चक्कर लगा रहे हैं, बाद में विज्ञान ने यह प्रूव किया कि नहीं, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो कैसे कैसे हमने अनुसंधान की यात्रा की, कैसे हम बाय स्टेप आगे बढ़े, और कैसे वो नित्य जो मिथ्याएं थी उन मिथ्याओं को हमने विज्ञान के माध्यम से तोड़ने की कोशिश की, उन मिथ्याओं को तोड़कर हमने नई जानकारियां, नए स्रोतों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। बेसिकली आपसे ये से पूछा गया था कि किस तरह से वैज्ञानिक मनुष्य जो होता है किसी रूमानी मनुष्य के ऊपर विजय हासिल कर लेता है। तो बस यहाँ रूमानी शब्द अगर आपको क्लियर था तो आप इस ऐसे को बड़े आराम से लिख सकते थे। अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अगला हिस्से भी शानदार हिस्से है। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए तो होता नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या शानदार क्वेश्चन पूछा है। किसी ने कहा है कि जब आप बाहर नहीं जा सकते तो अंदर जाइए, ठीक है, लेकिन चलते रहिए, चलना जरूरी है। बंदरगाह ठीक है, इसका कनेक्शन मनुष्य के मन से है, मनुष्य की स्थिरता से है। ये पूछने का मतलब यह है कि एक मनुष्य जो है वो स्थिरता से किस तरह से इसका कनेक्शन होता है कि भाई ये ठीक है कि अगर आप चलेंगे नहीं, अगर आप रुके रहेंगे तो फिर किस तरीके से आप आगे डेवलपमेंट की यात्रा तय करेंगे, आप विकास की यात्रा तय करेंगे। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझिए कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, मतलब ठीक है हम जहां हैं हम अपने सेफ जोन में रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम वहीं रहेंगे तो नई क्रिएटिविटी, नई चीजें को हम कहां से लाएंगे। बस क्वेश्चन यही है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होने वाला, जहां उसके हम अपने घर के भीतर सुरक्षित तो हैं, लेकिन इसके लिए तो नहीं है, लेकिन इसके लिए तो हम नहीं बने ना कि हम घर के भीतर ही रहे। बस क्वेश्चन यही है कि इसका कनेक्शन आप ज्ञान से कर सकते हैं कि ज्ञान आपके अंदर ठीक है, लेकिन ये ज्ञान आपके अंदर रहने के लिए नहीं बनाएगा। इसको आप जितना तो बाहर आपको निकलना होगा। ये जहाज को एक एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ने प्रयोग किया है, लेकिन इसका कनेक्शन मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से, सार्वजनिक जीवन से, हर एक पहलू से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये चीजें ठहराव के लिए नहीं होती, इनमें गतिशीलता होना जरूरी होता है। ठीक है, तो एक नए तरीके से आप ऐसे को अटेम्प्ट कर सकते थे। शानदार पेपर था, आसान पेपर था, मजेदार पेपर था, आप कर सकते थे। ठीक है, और एक बार लिखने का प्रयास करिएगा। जो लोग एग्जामिनेशन नहीं दे रहे थे लेकिन तैयारी कर रहे हैं वो लिखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा विजन रखेंगे। बहुत जल्द हम इन सबका आंसर राइटिंग करके लिख के आंसर एक सही फॉर्मेट में आपको देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।